अध्याय 20 कॉन्ट्रैक्टर का इतिहास। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बच्चों के लिए पौराणिक कथाओं के बारे में उत्सुक होना सामान्य नहीं है? लियो ने मासूम बनते हुए अपनी बात जारी रखी। भले ही उसे इस तरह की बातें करना थोड़ा अजीब लग रहा था, पर यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आखिर वो भी कभी बच्चा रहा था, बस अपने पुराने दिनों की याद ताज़ा करनी थी। रघुवीर ने एक लंबी ठंडी सांस ली। यहां तक पहुंचने के बाद वो कैसे नहीं समझता कि ये दोनों शरारती बच्चे आखिर क्या उगलवाना चाहते हैं। उसने सोचा कि इन्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। क्या ये दो बच्चे समय की शुरुआत से चले आ रहे प्राकृतिक नियमों को तोड़ पाएंगे? नामुमकिन। अब नाटक बंद करो, मुझे तुम्हारी ऐसी मीठी बातें सुनने की आदत नहीं है। बोलो, तुम क्या सुनना चाहते हो? लियो और आर्यन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें शक हुआ कि क्या ये वही रघुवीर है जिसे वे जानते थे। उनके मन में जो एक निकम्मे शराबी बूढ़े की छवि थी, वो अचानक इतनी बातूनी और सहयोगी कैसे हो गई? आप सच कह रहे हैं? लियो ने यकीन न करते हुए दोबारा पूछा। बिल्कुल, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि अपनी बात से मुकर जाऊं, रघुवीर ने चढ़ते हुए कहा। उसे संदेह किया जाना पसंद नहीं था। आखिर वो एक उच्च कुलीन योद्धा रहा था। वो अपनी बात का पक्का था। शानदार। मैं कुछ मुश्किल नहीं पूछ रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि एक सामान्य इंसान कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनता है। देवताओं से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो भी बताइए, और ये भी कि पहले कॉन्ट्रैक्टर आखिर कब दिखाई दिए थे। जवाब मिलने पर लियो ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने वो सब पूछ लिया जो उसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए जरूरी लगा। पास खड़ा आर्यन भी बेहद उत्साहित था। शायद एक आम इंसान के लिए ये जानकारी किसी काम की ना हो, पर ये दोनों मिलकर कोई चमत्कार कर सकते थे। एक किस्मत का चुना हुआ नायक था लियो, और दूसरा जिन। भले ही अभी वो शक्तियों के बिना था, पर एक देवता तो था ही। रघुवीर ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा कि शुरुआत कहां से की जाए। एक पूर्व उच्च कुलीन होने के नाते उसने बहुत कुछ पढ़ा था। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। राजवंशों के बदलने की कहानियां तुम्हारे काम की नहीं है, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक पहले कॉन्ट्रैक्टर्स की बात है, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यह बहुत सरल था। जिस दिन मानव सभ्यता की नींव पड़नी शुरू हुई, स्वर्ग ने हमें कॉन्ट्रैक्टर्स के जुड़ा ज्ञान प्रदान किया। उस समय हर इंसान को स्वर्ग से एक संदेश प्राप्त हुआ था। स्वर्ग? इसका क्या मतलब था? क्या यह देवताओं की ओर इशारा था या इस दुनिया की अपनी चेतना की? अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह स्वर्ग क्या है? क्या यह कोई देवता है? आर्यन ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। रघुवीर के चेहरे पर एक हल्की सी झेप आई जिसे पहचानना मुश्किल था। उसने भी सिर्फ प्राचीन किताबें पढ़ी थीं। वो उस युग का चश्मदीद तो था नहीं। साफ नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड खो चुके हैं, पर यह शायद सामान्य देवताओं जैसा नहीं है, उसने टालते हुए जवाब दिया। लियो और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ कहे वे समझ गए कि रघुवीर को भी पूरी बात नहीं पता। यह अचरज की बात नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया का इतिहास हजारों साल पुराना था। छोड़ो इसे, देवताओं के बारे में बात करते हैं। इस महाद्वीप पर देवता सच में हुआ करते थे। कम से कम 10,000 साल पुराने रिकॉर्ड तो यही कहते हैं। हालांकि सही समय साफ नहीं है। आपका क्या मतलब है? समय इतना अस्पष्ट क्यों है? लियो ने सवाल किया। उसे देवताओं के अस्तित्व पर शक नहीं था, क्योंकि उसके ठीक बगल में एक देवता आर्यन खड़ा था। लियो को देवताओं के बारे में सुनकर हैरान न होते देख रघुवीर ने आर्यन की ओर नजर डाली। उसे याद आया कि उनकी पहली मुलाकात में आर्यन ने खुद को देवता कहा था, पर यह देवता उसके द्वारा पढ़े गए देवताओं से कितना अलग था। बिना किसी शक्ति के क्या इसे वाकई देवता कहा जा सकता है? सच्चाई यह है कि वे अचानक बहुत लंबे समय के लिए गायब हो गए। उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो सबने मान लिया कि वे मर चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आखिर इतने शक्तिशाली जीव अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? आर्यन ने संशय से पूछा। उसे यकीन था कि वे उसकी तरह कमजोर जिन नहीं रहे होंगे। देवताओं की बातें साधारण इंसान क्या समझे? जहां तक मुझे पता है, उस युग में कई देवता थे और उनके बीच आपसी टकराव भी था। शायद वे लड़ते लड़ते किसी दूर दराज की जगह चले गए और सब साथ ही मारे गए। किसे पता? वैसे भी हजारों साल बीत चुके हैं। रघुवीर ने बताया कि वो खुद भी इसके बारे में बहुत उत्सुक था, और उसने अपने पिता गैब्रियल और महासूर्य मंदिर के बड़े सदस्यों से भी पूछा था, पर वे भी इससे ज्यादा नहीं जानते थे। सबसे ज्यादा जानकारी फीनिक्स कबीले के पास होनी चाहिए थी, क्योंकि वे सूर्य देवता के वंशज थे। पर उन्हें भी बस इतना पता था कि सूर्य देवता की मृत्यु हो चुकी है। इन सब पुरानी बातों को पूछकर क्या फायदा? कुछ व्यावहारिक बात करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बना जाए। तुम दोनों को शायद पता ही होगा कि इसके लिए कम से कम 12 साल का होना जरूरी है। आर्यन और लियो ने सिर हिलाया। गांव वालों से उन्हें बस यही एक ठोस जानकारी मिली थी। पर 12 साल ही क्यों? आर्यन ने पूछा। वो मॉडर्न दुनिया से था, जहां हर उम्र का एक विशेष महत्व होता था। 6 साल में पढ़ाई, 18 में वयस्कता। पर यह 12 का आंकड़ा क्यों? क्या यह साल के 12 महीनों की वजह से था, या 12 राशियों की वजह से? कोई भी कारण तर्कसंगत नहीं लग रहा था।
क्या रघुवीर इस 12 साल के रहस्य का खुलासा करेगा? क्या आर्यन और लियो इस नियम को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? अध्याय 21 जागृति की विधि। रघुवीर एक पल के लिए शून्य में ताकता रह गया। ये एक ऐसा सवाल था जिस पर उसने वास्तव में कभी विचार नहीं किया था, लेकिन ऊंचे पद पर रहने का मतलब था कि उसने बहुत अध्ययन किया था, इसलिए उसने संबंधित प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार प्राचीन लोग कहते थे कि जन्म के पहले 3 साल इंसान को मुश्किल से ही याद रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले 3 साल मैं चेतना के बिना नहीं था, लेकिन मेरा मस्तिष्क इतना विकसित नहीं था कि अनुभव संचित कर सके। 9 सबसे बड़ी संख्या है और इसीलिए स्वर्ग लोगों को इस दुनिया का अनुभव करने के लिए 9 साल देता है। पूर्वजों का मानना था कि जो व्यक्ति दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझता, वो इस दुनिया की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। लियो और आर्यन दोनों ने बिना एक शब्द गवाए बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि आखिरी वाक्य था। जो दुनिया को नहीं समझता वो उसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन उन दोनों के बारे में क्या? वे बिल्कुल वैसे नहीं थे। वे पहले ही दशकों के जीवन का अनुभव कर चुके थे। दोनों दुनियाएं एक जैसी नहीं हो सकती, पर जादुई तत्वों के अलावा अंतर ही क्या है? क्या आम लोगों को उन काल्पनिक चीजों के संपर्क में आने का मौका मिलता है? गांव वालों के साथ रहने पर उन्होंने देखा कि यहाँ के आम लोग उनके पिछले जीवन के लोगों से अलग नहीं थे। इसी वजह से उनके दिमाग में एक साहसी विचार आया। लियो ने आर्यन की ओर देखा और आर्यन ने उसकी ओर। बिना एक शब्द कहे दोनों जान गए कि दूसरा भी वही सोच रहा है। तो एक 12 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनता है? लियो ने अपने दिल के उत्साह को दबाते हुए पूछा। सफलता का मौका अब बहुत करीब था। वो इसे महसूस कर सकता था। उसका अंतर्ज्ञान और उसका विश्वास दोनों उसे बता रहे थे कि आज ही वो दिन है जब वो कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। 1 मिनट रुको। रघुवीर उठा और घर में कुछ खोजने लगा। घर बड़ा नहीं था और उसे पल भर में वो चीज मिल गई। लियो की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने नहीं सोचा था कि उसके घर में ऐसी संस्कृत चीजें होंगी। रघुवीर के हाथ में पुराने काले पड़ चुके कागज के कुछ टुकड़े, एक कलम और स्याही की डंडी थी। उसने स्याही घिसी और कागज पर कुछ बनाना शुरू किया। रघुवीर की इस अजीब हरकत को देखकर दोनों अपनी जिज्ञासा नहीं रोक सके और पास जाकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि रघुवीर एक घेरा बना रहा था, जिसके अंदर किसी प्राचीन लिपि की तरह अजीब पैटर्न और प्रतीक थे। रघुवीर की याददाश्त वाकई लाजवाब थी। दशकों हो गए थे उसे ये चीज देखे हुए, फिर भी उसे हर बारीकी याद थी। सिस्टम, वो क्या बना रहा है? सिस्टम स्कैनिंग कर रहा है। सिस्टम, आप इसे एक विशेष प्रकार का जादुई घेरा मान सकते हैं जो एक व्यक्ति और इस दुनिया को जोड़ता है। ये दुनिया के नियमों के दायरे में आता है, इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके पास भी ये है वो इसका उपयोग कर सकता है यदि वो सक्रियण की शर्तों को पूरा करता है। इतना सुविधाजनक? समझ में आता है। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर जागृति के लिए पहले से ही किसी कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होती तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को जागृत होने में किसने मदद की होगी? कुछ ही देर में रघुवीर ने कलम नीचे रख दी। पता नहीं उसकी कला कैसी थी, पर नकल करने की सटीकता के मामले में उसका हाथ किसी प्रिंटिंग प्रेस जैसा था। हाथ से बनाना बहुत झंझट का काम है। अगर मुहर होती तो बस एक बार लगाओ और काम खत्म। इस तरह समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। रघुवीर बुड़बुड़ाया। वो कागज लियो के सामने ले गया और उस घेरे की ओर इशारा किया जो हथेली से थोड़ा ही बड़ा था। यही जागृति की रस्म है। जब तक सही उम्र का व्यक्ति इस कागज को या इस घेरे वाली किसी भी चीज को अपने हाथ में रखेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। बस इतना आसान? लियो को लगा कि उसके कान खराब हो गए हैं। क्या चमत्कारिक शक्ति इतने सरल तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तुम और क्या चाहते थे? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत है? वे चीजें सहायता करती हैं, पर शॉर्टकट लेने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं। मेरी राय में तुम्हें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा धीमा होना बेहतर है, पर बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए। भले ही उसे लियो का शक्तिशाली होकर तबाही मचाना पसंद नहीं था, फिर भी उसने प्रशिक्षण की सलाह दी। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसका स्वभाव अचानक बदल गया था, बल्कि वो समझ गया था कि लियो रुकने वाला नहीं है। अगर लियो अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता है तो शायद ये बुरा नहीं होगा। कम से कम उसके पास क्रांति करने का समय नहीं होगा। आर्यन उस कागज को गौर से देख रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि क्या वो खुद इसका उपयोग कर सकता है। अचानक उसे अपने बगल वाले विश्वज्ञान कोश यानी सिस्टम की याद आ गई। सिस्टम, क्या मैं अभी उस चीज का उपयोग कर सकता हूं? रघुवीर के अनुसार लोगों को बस पर्याप्त समय तक जीवित रहने की जरूरत है। दोनों जन्मों को मिलाकर मेरी उम्र स्पष्ट रूप से पर्याप्त है। सिस्टम विश्लेषण के अनुसार आप वर्तमान में कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने उसकी भावनाओं पर पानी फेर दिया। लेकिन ये दुनिया के लिए सामान्य नहीं है, इसलिए कुछ सहायक कारकों की आवश्यकता है। आत्मा की आयु केवल उनमें से एक है।
साथ ही एक अभी तक अनिर्धारित कीमत भी चुकानी पड़ेगी। कीमत? ये क्या बात हुई? अगर सिस्टम को कीमत नहीं पता तो आर्यन को कैसे पता होगी? क्या उसे वाकई और 6 साल इंतजार करना होगा? फिलहाल वो केवल स्थिति देख सकता था। लियो आखिरकार एक चुने हुए नायक जैसा था, शायद उसके पास कोई तरीका हो। रघुवीर ने बिना किसी झिझक के वो कागज लियो को सौंप दिया। उसे क्या पता था कि एक 6 साल का बच्चा जागृति के लिए क्या कर सकता है। जब वो छोटा था उसने भी कई बार इस चीज को पकड़कर खेला था, बिना किसी विशेष एहसास के। क्या लियो इस जागृति के घेरे को सक्रिय कर पाएगा और सिस्टम द्वारा बताई गई कीमत आर्यन के लिए क्या मुसीबत लाएगी? अध्याय 22। कुछ भी विशेष नहीं। लियो ने कागज की वो पर्ची थाम ली। उस पल ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो और स्थान बदल गया हो। वो खड़ा तो घर के अंदर ही था, पर उसे खालीपन का एहसास हुआ। वो कहां था? क्या ये सच था या सपना? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। एक तरफ ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी जगह का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ उसे खुद और इस जगह के बीच एक अदृश्य दीवार महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या जागृति का एहसास ऐसा ही होता है? वो दंग रह गया और कुछ करने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो साफ साफ देखना चाहता था कि क्या हुआ है, पर उसने पाया कि वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। नहीं, बात इतनी सरल नहीं थी। सच तो ये था कि वो अपने शरीर को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति अत्यंत विचित्र थी। क्या वो जीवित था या मृत? उसे ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था? पर जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, वो एहसास गायब हो गया। अचानक उसकी आंखें खुली। सब कुछ सामान्य था। कागज की पर्ची वैसी ही थी, सब लोग वहीं थे, कोई भी गायब नहीं हुआ था। रघुवीर ने लियो के चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। पर कुछ देर गौर करने के बाद जब उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा तो उसने ज्यादा चिंता नहीं की। आमतौर पर जब कोई कॉन्ट्रैक्टर बनता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर दिखता है। शोर शराबा भले ही बड़ा ना हो, पर सामने खड़े व्यक्ति को साफ नजर आ जाता है। इसलिए रघुवीर ने अंदाजा लगाया कि लियो बस ज्यादा सोच रहा है। देखा, तुम चाहे कितने भी विशेष क्यों न हो, तुम नियमों से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सभी चीजें नियमों के अनुसार ही जन्म लेती हैं। रघुवीर ने अचानक एक दार्शनिक बात कही, जिसे सुनकर लियो और आर्यन दंग रह गए। दुनिया के नियमों से ऊपर जाना? केवल एक मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है। इंसान का जन्म और अभ्यास नियमों की वजह से है। नियमों को नकारना खुद के अस्तित्व को नकारने जैसा था। रघुवीर की इन सहज बातों ने इन दोनों अजीब पृष्ठभूमि वाले नायकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। रघुवीर के रवैये से साफ था कि कोई चमत्कार ना होना ही सामान्य था, लेकिन लियो को वो पिछला पल साफ याद था। कितने दुख की बात है, पर मुझे विश्वास है कि मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। लियो की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसे महसूस हो रहा था कि अभी जो हुआ वो उसके लिए एक संकेत था। अगर वो उस संकेत के पीछे जाए तो उसे जरूर जवाब मिल जाएगा। रघुवीर के होठों का कोना हल्का सा फड़का। उसका बेटा आखिर क्या करने की ठान चुका है? क्या उसने साफ साफ नहीं समझाया था? जितना ज्यादा वो लियो को देखता, उसे उतनी ही चिड़न होती। उसने दोनों बच्चों को पकड़ा और घर से बाहर लात मारकर निकाल दिया। आह, सत्यानाशी बूढ़े! पहाड़ों और जंगलों में दो चीखें गूंज उठीं। उन दो बेचारे बच्चों को एक वयस्क ने निर्ममता से पीटा और घर से दूर फेंक दिया। क्या वो कमबख्त रघुवीर किसी की जान लेना चाहता है? कोई बच्चे को इतनी जोर से लात मारता है क्या? बिल्कुल, मैं उसके अंदर एक अत्याचारी कुलीन की परछाई देख सकता हूं। इस आदमी का चरित्र और नैतिकता दोनों भ्रष्ट हैं। लियो ने अपनी खुन्नस निकालते हुए सहमति जताई। वो दोनों एक के बाद एक वाक्य बोलते रहे और रघुवीर को कोसते रहे। उन्होंने रघुवीर के साथ साथ उसके पूरे खानदान को कोसा। उन्हें वाकई कोई शर्म नहीं थी। रघुवीर ने उन्हें एक बार परेशान किया, पर उन्होंने रघुवीर को कितनी बार पागल किया था? अनगिनत बार। वैसे भी दोनों के विचार अलग थे और एक दूसरे को देखते ही उन्हें चिढ़ मचती थी। रुको, तुम कोस रहे हो और उसकी लपेट में मैं भी आ रहा हूं। ये महसूस करते हुए कि आर्यन की बातें सीमा पार कर रही हैं, लियो ने उसे टोक दिया। मैं तो उसके पूरे खानदान को कोस रहा था, पर इत्तेफाक से तुम उसके बेटे हो। आर्यन की मुस्कुराहट देखकर लियो के चेहरे की नसें फड़कने लगी। वो समझ गया था कि आर्यन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ठीक है, बकवास बंद करो। उस बूढ़े ने कहा था कि हम किसी भी चीज पर यह घेरा बना सकते हैं, तो चलो कोई जगह ढूंढते हैं। लियो ने अपनी हथेली में दबी पर्ची को गौर से देखा।
उसने ठान लिया था कि वो विचित्र स्थिति में दोबारा पहुंचेगा। आर्यन भी तुरंत गंभीर हो गया। वो जितनी जल्दी हो सके शक्तिशाली होना चाहता था, वरना लियो के साथ रहते हुए वो जल्दी ही मारा जाएगा। क्या तुम्हें अभी कुछ अजीब महसूस हुआ? हाँ, पर साफ नहीं। रघुवीर की प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि शायद हम वाकई अपवाद हैं। सफल होना नामुमकिन नहीं है। लियो को समझ नहीं आ रहा था कि उस एहसास को कैसे बयान करे। वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। साफ नहीं? आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। लियो का अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। अगर लियो को समझ नहीं आ रहा था तो पक्का वो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। मुझे कोशिश करने दो। उसने लियो से वो पर्ची ली, पर बदकिस्मती से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सिस्टम, क्या तुमने अभी लियो की स्थिति में कुछ अजीब देखा? सिस्टम, इसका साफ पता नहीं लगाया जा सकता, पर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि ये लियो के इस दुनिया के साथ विशेष संबंध के कारण है। मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं भी तो उसी की तरह दूसरी दुनिया से आया हूं। आर्यन को लगा कि जिन वाली बात छोड़कर उसकी स्थिति लियो से अलग नहीं होनी चाहिए। सिस्टम, नहीं, तुम दोनों बहुत अलग हो। लियो को इस दुनिया में लाया गया था, जबकि तुम वाकई एक बिन बुलाए मेहमान हो। बिन बुलाए मेहमान? यह सुनकर आर्यन को अच्छा महसूस नहीं हुआ। क्या बिन बुलाए मेहमानों के साथ बुरा सलूक होता है? शायद नहीं। आखिर 3 साल बीत चुके हैं। उसने ऐसा सोचा तो सही, पर उसे चिंता होने लगी। क्या होगा अगर वो जागृत तो हो जाए पर अभ्यास न कर पाए? कुछ विशेष महसूस हुआ? लियो ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। अगर सिर्फ उसे महसूस होता तो किसी से चर्चा करना मुश्किल था, पर आर्यन ने बस हताशा में अपना सिर हिला दिया। क्या बिन बुलाए मेहमान होने के नाते आर्यन को जागृति के लिए कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? और लियो को दोबारा उस शून्य की स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? अध्याय 23 विचित्र स्थान। आर्यन के सिर हिलाने से लियो का संदेह और बढ़ गया। उसकी नजर में ये बात पूरी तरह से अतार्किक थी। क्या दूसरी दुनिया से आया एक साधारण इंसान यानी लियो ब्रह्मांड पार करने वाले एक देवता से भी ज्यादा खास हो सकता है? एक बार फिर कोशिश करो, क्या पता कोई गलती हुई हो, लियो ने किस्मत आजमाने वाले अंदाज में कहा। आर्यन के चेहरे के भाव बहुत बिगड़ चुके थे। फिर से कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर नियम इसकी इजाजत देते तो छूते ही मुझे कुछ महसूस होता। अब हम सिर्फ तुम्हारे भरोसे हैं। वैसे भी पिछले 3 सालों में आर्यन ने लियो को करीब से देखा था और वो उसे किसी कहानी के मुख्य नायक जैसा ही लगता था। अगर लियो के साथ कोई चमत्कार होता तो आर्यन को ज्यादा हैरानी नहीं होती। लियो कुछ देर शांत रहा। उसकी नजर जमीन पर बने उस जटिल घेरे और उसके निशानों पर टिकी थी। वो उन लोगों में से था जिनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी। उसने क्रांति के दौरान ही थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा था। उससे पहले वो अनपढ़ था। चित्रकारी तो उसने कभी छुई नहीं थी। अगर ये घेरा गलत बन गया तो क्या तब भी ये काम करेगा? लियो के स्वर में घबराहट सुनकर आर्यन को लगा कि दाल में कुछ काला है, पर वो खुद भी कोई महान कलाकार नहीं था। क्या तुम इसे नहीं बना सकते? बिल्कुल वैसा तो नहीं, पर हाँ, ये इसकी जैसा सुंदर नहीं दिखेगा। मुझे नहीं पता कि सुंदरता कम होने से इसका असर खत्म होगा या नहीं। भाड़ में जाए, कोशिश किए बिना पता नहीं चलेगा। क्यों ना हम इसे थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि सुधार करना आसान हो। वैसे भी हमारे पास कोई बढ़िया औजार नहीं है। ये कहकर आर्यन ने एक पेड़ की टहनी तोड़कर उसके 2 टुकड़े किए ताकि वे कलम की तरह काम कर सके। उनका इरादा सीधे जमीन पर घेरा बनाने का था, क्योंकि रघुवीर ने कहा था कि किसी भी चीज पर बनाया गया घेरा काम करेगा। ओह, मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि जागृति पूरी होने के बाद उस कागज का क्या होता है? क्या वो गायब हो जाता है या जल जाता है? आर्यन बुदबुदाया। फिर उसने जमीन की ओर देखा। अगर कागज गायब होता है तो क्या जमीन पर बनाने से पूरा महाद्वीप या ग्रह ही गायब हो जाएगा? पर उसने तुरंत इस डरावने विचार को झटक दिया। छोड़ो इन बातों को, बनाओगे तभी पता चलेगा। वैसे भी हम एक बार मर चुके हैं, दोबारा मरने में कोई नयापन नहीं होगा। लियो ने टहनी उठाई और चित्र के आधार पर जमीन पर रेखाएं खींचनी शुरू की। भले ही उसने पहले कभी चित्रकारी न की हो, पर उसके शरीर पर उसका नियंत्रण अच्छा था। उसका हाथ नहीं कांप रहा था, इसलिए रेखाएं साफ थीं। पर साफ रेखाओं का मतलब ये नहीं था कि कोई गलती नहीं होगी। ये घेरा किसी जटिल मैट्रिक्स जैसा था। आर्यन की स्थिति लियो से कहीं ज्यादा खराब थी। आर्यन जब स्कूल में था तब उसने आर्ट क्लास ली थी, पर उसकी चित्रकारी बहुत अमूर्त थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो चित्रकारी नहीं, बस इधर उधर भागती लकीरें थी। उसकी आंखें कुछ और देख रही थीं और हाथ कुछ और बना रहे थे। वो बार बार लकीरें खींचता और उन्हें मिट्टी से मिटा देता। लानत है! एक महान कलाकार के मुंह से बेबसी भरी गाली निकली। आर्यन ने टहनी फेंक दी और कोने में बैठकर अपनी उंगली से जमीन पर छोटे छोटे गोले बनाने लगा। उसने हार मान ली। तुम्हारा इरादा कहाँ गया? एक क्रांतिकारी कभी हार नहीं मानता। उठो और फिर से बनाओ, लियो ने आदेश दिया। पर आर्यन जैसे अचानक बहरा हो गया था। उसे आवाजें तो सुनाई दे रही थीं, पर इंसानी भाषा समझ नहीं आ रही थी। लियो का चेहरा काला पड़ गया,
पर उसने कुछ नहीं कहा। वो घंटों तक उस जटिल घेरे को पूरा करने में लगा रहा। जब वो आखिरी लकीर खींचने वाला था, तभी एक अजीब घटना हुई। चाहे वो कोई इत्तेफाक था या कोई बाहरी हस्तक्षेप, उसका हाथ बार बार रास्ता भटक रहा था। एक छोटी सी लकीर के लिए उसने दर्जनों बार कोशिश की पर नाकाम रहा। अजीब है, उसने अपनी भौं सिकोड़ी और तभी वो जम गया। वही पुराना एहसास फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो अपनी आंखें खोल पा रहा था। आसपास देखने पर उसे 2 धुंधले धागे के अलावा कुछ नहीं दिखा। वे धागे अनंत तक फैले हुए थे। एक धागा उसके शरीर के पीछे बंधा था और दूसरा हवा में तैर रहा था। उसका वर्तमान शरीर सामान्य नहीं था, बल्कि मरने से पहले वाले उसके असली रूप की एक धुंधली ऊर्जा जैसी आकृति थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने समझने की कोशिश की कि ये धागे क्या दर्शाते हैं। पीछे बंधा हुआ और सामने बुलाता हुआ। समझ गया, मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूं, मेरा अतीत दूसरी दुनिया से बंधा है। उसने सामने वाले धागे की ओर हाथ बढ़ाया, पर वो बहुत दूर था। तभी उसके ठीक बगल में प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु प्रकट हुआ। वो बिंदु धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसके जैसा ही दिखने वाले एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्या वो बच्चा लियो का इस दुनिया का नया रूप है? और क्या आर्यन इस रहस्यमय स्थान में लियो की मदद कर पाएगा? अध्याय 24 जागृति। विचित्र ऊर्जा से बने अपने दूसरे स्वरूप को देखकर लियो को लगा कि वो इस शरीर को नियंत्रित कर सकता है, पर पूरी तरह से नहीं। गहराई से महसूस करने पर उसने पाया कि इन दोनों शरीरों पर उसका नियंत्रण अलग अलग था। एक को वो पूरी तरह वश में रख सकता था, जबकि दूसरे के लिए वो केवल भविष्य की दिशा चुन सकता था। तो ये बात है, बीता हुआ अतीत पूरी तरह मेरा है और वो चीज मेरे भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। उसने फिर से सामने वाले उस रस्से की ओर देखा जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। वो आखिरकार समझ गया कि इस सबका क्या मतलब है। क्या तुम मेरा इरादा आजमाना चाहते हो? लियो ने अपने भविष्य की ओर देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। जो व्यक्ति पहले ही एक बार मर चुका हो, वो इतना क्यों सोचे? जैसे ही उसका इरादा बदला, वो शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। सिर से शुरू होकर सब कुछ प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गया और रस्से के अगले सिरे की ओर उड़ने लगा। रस्से ने उस ऊर्जा को सोख लिया और वो लंबा हो गया। जब शरीर का केवल आधा हिस्सा बचा, तो रस्सा आखिरकार लियो के पास आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हुए लियो ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ टहनी उठाई और घेरे पर निर्णायक रूप से आखिरी लकीर खींची। ये लकीर मेरी आधी जिंदगी के बराबर है। जैसे ही शब्द खत्म हुए, पूरा घेरा एक अत्यंत चकाचौंध रोशनी से चमक उठा। वो सख्त जमीन सीधे गायब हो गई, जिससे 1 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। बना हुआ घेरा और मिट्टी दोपहर के सूरज की तरह रोशनी में तब्दील हो गए और एक साथ लियो के शरीर को घेर लिया। आर्यन समय पर संभल नहीं पाया और उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक गायब हो गई, जिससे वो गिर पड़ा। उसे गाली देने तक का समय नहीं मिला, क्योंकि उस शक्तिशाली रोशनी ने उसे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। क्या? कुछ भी न देख पाने का मतलब था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो नहीं जानता था कि ये अच्छा है या बुरा। लियो, क्या तुम ठीक हो? वो लियो की सुरक्षा पक्की करने के लिए चिल्लाया। 3 साल के लगाव की बात छोड़ भी दे तो सिर्फ ये तथ्य कि अगर लियो अभी मर गया तो आर्यन को 10 साल के लिए तेल के चिराग में कैद होना पड़ेगा, उसे घबराने के लिए काफी था। लियो इस समय पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ था, इसलिए वो जवाब नहीं दे सका। इससे आर्यन और भी चिंतित हो गया। सिस्टम, चेक करो कि लियो जिंदा है या नहीं। सिस्टम, बेशक वो जीवित है। जब तक इच्छा पूरी होने से पहले लियो की मृत्यु नहीं होती, आपको चिराग में कैद नहीं किया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आर्यन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी हाथ ने उसका कंधा पकड़ा और उसे दूसरी ओर खींच लिया। खींचने वाला और कोई नहीं, रघुवीर था। वो बस ये देखने आया था कि लियो क्या योजना बना रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहुंचते ही ऐसा चमत्कार दिखेगा। एक बच्चा सच में 6 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। आर्यन नहीं जानता था कि वो कौन है, इसलिए उसने विरोध किया, पर उसे एक शक्तिशाली ताकत ने दबा दिया। बच्चे, लियो से थोड़ा दूर रहो। रघुवीर की आवाज गूंजी और आर्यन तुरंत शांत हो गया। भले ही वो रघुवीर को पसंद नहीं करता था, पर कम से कम रघुवीर ने उसे कभी जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। पलक झपकते ही उसे कई 100 मीटर दूर खींच लिया गया। अब वो चकाचौंध खत्म हो गई। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली और दूर एक रोशनी का गोला देखा, जो उसके शरीर से कई गुना बड़ा था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि लियो उसी के अंदर है। यह क्या हो रहा है? क्या ये खतरनाक है? हालांकि मुझे नहीं पता कि लियो ने यह कैसे किया, पर शायद ये खतरनाक नहीं है। जागृति के दौरान अक्सर ऐसी ही स्थिति होती है। बस लियो के मामले में रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। पता नहीं क्यों, पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये कोई जानलेवा समस्या नहीं है, रघुवीर ने जवाब दिया। उसकी नजरें लियो पर जमी थीं। उसे जिज्ञासा थी कि ये छोटा राक्षस आखिर क्या जागृत करेगा। विशेषज्ञ से पुष्टि मिलने पर आर्यन को थोड़ा सुकून मिला। उसने लियो के कहे आखिरी शब्द के बारे में सोचा, आधी जिंदगी।
इसका क्या मतलब है? क्या सिस्टम, क्या उसने अपनी उम्र की बलि दी है? सिस्टम स्कैनिंग। सिस्टम, आप गलत नहीं है, ये वास्तव में जीवन काल का बलिदान है। आर्यन की पुतलियां कांप गईं, वो हैरान रह गया। 6 साल पहले जागृत होने के लिए अपनी आधी जिंदगी फेंक देना, ये पागलपन था या अटूट संकल्प? क्यों? क्या 6 साल इंतजार करना बेहतर नहीं था? सिस्टम, मैं लियो के विचार नहीं पढ़ सकता, पर विश्लेषण के आधार पर यह एक अनिवार्यता थी। इस दुनिया को पता था कि आप दोनों का अतीत यहाँ का नहीं है, इसलिए उसे यहाँ के प्रति आपका दृढ़ संकल्प देखना था। यदि संकल्प नहीं दिखाया जाता तो 6 साल इंतजार करने के बाद भी जागृति नहीं मिलती। सिस्टम, डेटा के अनुसार आप दोनों जन्म के समय से ही जागृत हो सकते थे। ये सुनकर आर्यन को बीते समय का अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसने 3 साल में बहुत कुछ सीखा था। तो इसका मतलब है कि शुरुआत से ही मुझ पर नजर रखी जा रही थी। सिस्टम, ये नजर रखना नहीं है, पर हर आत्मा की अपनी पहचान होती है। आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, इसलिए प्रवेश करते ही आपकी पहचान हो गई थी। खैर, कम से कम दुनिया का मेरे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। पर आधी उम्र का बलिदान, आर्यन को यह सोचकर थोड़ा दुख हुआ। भले ही वो पूरी तरह नहीं मर सकता था, पर जीवन के इतने साल खोना वाकई अफसोसनाक था। क्या आर्यन भी अपनी आधी उम्र दांव पर लगाकर आज ही जागृत होगा? और लियो के इस महान बलिदान के बाद उसे कौन सी शक्ति मिलेगी? अध्याय 25। विशालकाय पांडा। लियो ने अपनी आंखें मली। आसपास के दृश्य में आए अचानक बदलाव के कारण वो तुरंत तालमेल नहीं बिठा सका। ये पहले की तरह कोई खाली जगह नहीं, बल्कि एक घना जंगल था। यहाँ के पेड़ वास्तव में विशाल थे, उन सभी पेड़ों से बड़े जो उसने पहले कभी देखे थे। उसके छोटे शरीर की तुलना में ये पेड़ आसमान को थामे हुए खंभों से कम नहीं थे। क्या ये कोई भ्रम है? ये फिर से कैसी जगह है? उसने अपनी भौंई सिकोड़ी और छोटी से छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया। एक पत्ता तोड़ना, मुट्ठी भर मिट्टी खोदना, छाल का एक टुकड़ा अलग करना, वो जो भी क्रिया कर रहा था उसे अत्यंत वास्तविक एहसास दे रही थी। ये कोई मृत जंगल नहीं था। उसके चारों ओर अनगिनत पक्षी और जंगली जानवर थे। इसके अलावा उनका आकार उन चीजों से थोड़ा बड़ा था जो वो आमतौर पर देखता था। आखिर इस जगह का मतलब क्या है? तर्क के हिसाब से मुझे अब तक सफल हो जाना चाहिए था। लियो बुदबुदाया और धीरे धीरे इस जगह को टटोलने के लिए आगे बढ़ा। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि नीले आसमान को चीर देने वाली एक दहाड़ ने उसकी खोपड़ी शून्य कर दी और उसका पूरा शरीर जम गया। ये क्या बला है? उसने तुरंत आसमान की ओर देखा। उसकी नजरें घनी पत्तियों को चीरती हुई आसमान में बहुत ऊपर एक बड़ी काली छाया पर टिकी। 4 पैर, 2 पंख और एक लंबी पूंछ। यह आकार उसके पिछले जीवन की किंवदंतियों के एक जीव से काफी मिलता जुलता था। क्या यह वाकई में एक ड्रैगन है? अगर ऐसा है तो यह दुनिया बहुत खतरनाक है। लियो तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो देख सके कि वो चीज वास्तव में क्या थी। क्या उसे मरने का डर नहीं था? दूसरी स्थितियां मौत की ओर ले जा सकती थीं, लेकिन अभी यह नामुमकिन था। भले ही ये दुनिया अत्यंत वास्तविक लग रही थी, पर वो निश्चित था कि ये चीजें केवल उसकी चेतना के भीतर थीं। वो वास्तव में मर नहीं सकता था। पेड़ लगभग 30 मीटर ऊंचा था। उस पर चढ़ने में काफी समय लगा। सौभाग्य से तने पर पकड़ बनाने के लिए बहुत सारी जगहें थीं। पेड़ की चोटी पर खड़े होकर वो आकृति बहुत स्पष्ट दिख रही थी। बर्फ की तरह सफेद खाल वाला एक विशाल ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। ये कितना बड़ा है? क्या मेरे पिता रघुवीर इस चीज को हरा सकते हैं? इतने शक्तिशाली अस्तित्व को देखकर लियो ने तुरंत उस सबसे ताकतवर व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे वो जानता था। पर उसे लगा कि वो ड्रैगन रघुवीर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि रघुवीर ने उसके सामने कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। अचानक लियो की नजरें बादलों की ओर टिकीं। उसकी पुतलियां फैल गईं और वो कांपने लगा। बादलों को चीरते हुए एक विशाल बांस का डंडा नीचे आया और सीधे ड्रैगन के सिर पर लगा। ड्रैगन दर्द से कराहा और जमीन पर गिर पड़ा। टक्कर से पैदा हुए शॉक वेव ने आसपास के जंगल को तहस नहस कर दिया। लियो ने पेड़ की टहनी को कसकर पकड़ लिया। उसका स्थान काफी दूर था, फिर भी वो हवा के तेज झोंके से प्रभावित हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और ये देखने की कोशिश की कि वो बांस का डंडा वास्तव में क्या था। क्या इस दुनिया में इतना बड़ा बांस मौजूद है? बांस के डंडे के ठीक पीछे एक विशाल आकृति तेजी से प्रकट हुई। वो एक पांडा जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा और चाल एक भारी भरकम इंसान जैसी थी। उसने एक बहुत बड़ी टोपी पहनी हुई थी, इतनी बड़ी कि कल्पना करना भी असंभव था कि इसे बुनने के लिए किस पत्ते का उपयोग किया गया होगा। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने पैंट पहनी हुई थी। कपड़ा काफी पुराना लग रहा था और उसके पीछे एक बड़ा पैच लगा था। पर इसे यह कपड़ा मिला कहां से? इंसानों से तो नहीं, क्योंकि इंसानों के पास इतना बड़ा कपड़ा बुनने का कोई कारण नहीं है।
ये क्या मजाक है? सिर्फ एक डंडे से उस विशाल ड्रैगन को बेहोश कर दिया। क्या इस दुनिया के पांडा इतने बड़े होते हैं और ये इंसानों की तरह क्यों चल रहा है? लियो ने देखा कि वो विशाल पांडा अपने अगले 2 अंगों का उपयोग पकड़ने के लिए और पिछले 2 अंगों का उपयोग चलने के लिए कर रहा था। वो किसी भी तरह से एक सामान्य जानवर नहीं लग रहा था। पांडा ने बांस की छड़ी को जोर से दबाया, ड्रैगन का सिर जमीन में धंस गया। फिर ड्रैगन के विशाल पंखों को पांडा ने उखाड़ दिया और नीला खून हर तरफ फैल गया। ड्रैगन अब उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना भयानक मुंह खोला, उसके सामने एक मैजिकल घेरा प्रकट हुआ और पानी की एक तेज धार निकली। पर अगला दृश्य और भी विचित्र था। पांडा ने इस आक्रमण को चकमा नहीं दिया। उसके हाथ से सफेद हवा की एक लहर उठी और उसने एक मुक्का चलाया। पानी की धारा टूटी नहीं, बल्कि पूरी तरह से दूसरी दिशा में मुड़ गई। फिर उसने ड्रैगन के सिर पर तब तक वार किया जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गया। पांडा ने अपनी पैंट से एक विशाल रस्सा निकाला और ड्रैगन को कसकर बांध दिया। फिर वो ड्रैगन की लाश को घसीटते हुए सीधे लियो की दिशा में आने लगा। धत तेरी की, क्या ये इसी तरफ आ रहा है? लियो वाकई इस विशाल जीव से डर गया था, पर जल्द ही वो शांत हो गया। ये जगह वास्तविक नहीं थी। कम से कम यहां मरना असली मौत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही अपना दृढ़ संकल्प दिखा चुका था। फिर भी उसे डर था कि अगर उस पर पैर रखा गया तो उसे महसूस करने का समय भी नहीं मिलेगा। विशाल पांडा सीधे एक ही दिशा में चल रहा था, जिससे लियो को लगा कि वो उसे निशाना बना रहा है। अजीब है, क्या वो मुझे देख रहा है? ये सिर्फ उसके मन का एहसास था। उसकी आंखें इतनी दूर से पांडा की नजरों को साफ नहीं देख सकती थीं। क्या वो विशाल पांडा लियो का नया कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है? और आर्यन बाहर की दुनिया में लियो की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा?